अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। आज की इस वीडियो में हम लोग टेट 2017 में जो हुआ था उसके कुछ आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। 85 क्वेश्चन मैंने कुछ वीडियोस में कवर की हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर बाकी के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे और ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ईयर इज इक्वल टू या 1 वर्ष बराबर या 1 साल बराबर। तो 1 ईयर में 1 साल में कितने दिन होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 365 डेज होते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि ये सभी को मालूम है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और 365 या 365 डेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है ही कैन अ टीचर डिटेक्ट अ माल न्यूट्रिशन चाइल्ड। एक उस्ताद कैसे ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चे का अंदाज़ा कर सकता है? अगर हम मराठी में देखें तो शिक्षक एक कुपोषित मूल कसे ओळखू शकतो। यानी ऐसा बच्चा जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी जिसमें ग़िज़ा की कमी है या जिसमें प्रोटीन की कमी है, जिसको खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा नहीं मिली, तो ऐसे बच्चे को जो उस्ताद है, जो टीचर है, वो कैसे पहचानेगा कि इस बच्चे को माल न्यूट्रिशन हुआ है या इस बच्चे को सही से ग़िज़ा, सही से खाना नहीं मिला है? कौन से सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से उस्ताद उसको पहचान पाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है लो एनर्जी लेवल, यानी उसकी एनर्जी कम होगी, बहुत ही वीक होगा वो। या ड्राई स्केली स्किन, यानी उसकी जो स्किन होगी वो बहुत ही खुश्क होंगी, बहुत ही ड्राई होंगी। या थर्ड है नन ऑफ द टू, यानी इनमें से कोई नहीं। या डी है ए वो बी, यानी दोनों भी। तो जिस बच्चे को माल न्यूट्रिशन होगा, यानी जिसमें ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा की कमी होगी, जिसको खाने पीने के लिए अच्छी ग़िज़ा, अच्छा डाइट नहीं मिला, तो उस बच्चे में एनर्जी तो ज़ाहिर सी बातें कम होंगी ही, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए ग़िज़ा से वो नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उसको ग़िज़ा ही सही तरीके से नहीं मिली थी। उसके बाद कुछ प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, जो भी ग़िज़ा के ज़रिए हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी बॉडी की जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा करता है ग़िज़ा के ज़रिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जो भी। तो जब उसको ग़िज़ा ही सही नहीं मिली तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? इसकी वजह से उसकी स्किन भी क्या हो सकती है? ड्राई स्किन हो सकती है। यानी माल न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर ये दोनों भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि उसका एनर्जी लेवल भी लो होगा, बहुत ही वीक और कमज़ोर बच्चा होगा वो, और उसकी स्किन कैसी होंगी? एकदम ड्राई, एकदम मुरझाई सी स्किन होंगी, यानी फ्रेश स्किन नहीं होंगी उसकी। देन क्वेश्चन नंबर 88 है √4 ⁻² यानी जज़र 4 की कुव्वत 1/2। अब इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? तो हम जानते हैं कि जज़र 4, अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मुकम्मल मुरब्बा अदद अगर है ये, तो ये बाहर आ सकता है। तो जो 4 है वो किसका मुरब्बा है? 2 का मुरब्बा है। यानी ये जो जज़र के अंदर 4 है, ये बाहर आके क्या बन जाएगा? 2। अब 2 की कुव्वत 2, 2 की कुव्वत 2 का, सॉरी, 2 की कुव्वत 1/2 या 2⁻² तो जब भी किसी की कुव्वत या किसी का पावर 1/2 या 1/3, 1/4 जो भी होता है, तो वो उसका जज़रुल मुरब्बा या जज़रुल मकब होता है। मतलब इसका मतलब हो गया 2 का जज़रुल मुरब्बा। तब यहाँ का 2 का जज़रुल मुरब्बा हम कैसे लिखेंगे? उसको हम जज़र के अंदर डाल देंगे। मतलब इसका आंसर आ जाएगा जज़र 2 या √2। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर सपोज़ यहाँ पर आ गया 2⁻1/2, यानी अगर बटे में कुव्वत आ गई तो हमको क्या लगाना है? वहाँ पे जज़र लगाना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे 3 लगा देते। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ पे 4 लगा देते। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1/2 था, तो 1/2 का मतलब भी क्या होता है? जज़र। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? उसको जज़र में लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जज़र 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है व्यक्तिमत्व रचनेवर कोणत्या 2 जैविक
घटकांचा प्रभाव असतो, यानी विच ऑफ टू बायोलॉजिकल फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, यानी ऐसे कौन से दो बायोलॉजिकल फैक्टर है जिनका हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर पर यानी हमारी शख्सियत की बनावट पर, उसकी साख्त पर असर होता है। तो जेनेटिक का होता है, हेरिडिटी का होता है, या ए वो बी दोनों का भी नहीं होता, या सॉरी ए और बी दोनों का होता है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी का भी असर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है या हमारे जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, हमारी जो बनावट है बॉडी की, जैसे हमारी आँखों का रंग, बालों का रंग, या फिर जो भी है हमारा जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो कलर होता है, ये सब कहाँ से मिलता है हमको? विरासत में मिलता है। कहाँ से? हमारी विरासत से, यानी हमारे जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, हमारे जो दादा दादी या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी कुछ खूबियाँ या कुछ जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, हम तक ट्रांसफ़र होती है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफ़र होती है। तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी दोनों का असर होता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये साइकोलॉजी से ही लिया गया था, जो कि महाटेट और सी टेट में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। वही साइकोलॉजी की बुक आपको टेट एग्ज़ाम के लिए भी, TAIT जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी वही सेम बुक आपको रीड करनी है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। If you are coming to school regularly by car, when the school principal has asked to you attend to some school guest, how would you take your decision? यानी अगर आप कार से बाकायदगी के साथ स्कूल आते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल के ज़रिए आपसे किसी स्कूल के मेहमान की देखभाल करने के लिए कहने पर आप अपना फैसला कैसे करेंगे? जर तुम्ही शाळेमध्ये नियमितपणे कारणे येता, जेव्हा शाळेचे मुख्याध्यापक तुम्हाला शाळेच्या काही पाहुण्यांना आणण्यास सांगतात, तर तुम्ही तुमचा निर्णय कसा घ्याल? यानी आप जो है कार के ज़रिए स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल आपसे कहते हैं कि स्कूल के कोई गेस्ट आने वाले हैं तो साथ में उनको लेकर आइए। ऑप्शन नंबर ए है, यू रिफ्यूज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज़ नॉट अ टैक्सी टू इंटरटेन अदर, यानी आप बराह रास्त इनकार कर देते हैं क्योंकि ये दूसरों की तफरी के लिए कोई टैक्सी नहीं है। क्या अगर प्रिंसिपल ने आपसे कुछ कहा तो डायरेक्टली आप मना कर देंगे? ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रिंसिपल को मना नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। यू नीदर फाइंड योर सेल्फ इन अ पोजिशन टू रिफ्यूज़ नॉर डू यू लाइक टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, यानी आप खुद ना तो इनकार करने की पोजीशन में पाते हैं, ना ही आप पेशकश कबूल करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं कि ना इनकार कर सकते हैं ना आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यू सजेस्ट हिम टू अरेंज अ टैक्सी, या फिर आप प्रिंसिपल से कहेंगे कि आप आपका जो भी मेहमान आने वाला है उसके लिए टैक्सी मंगवा दो, ऐसा भी हम डायरेक्टली प्रिंसिपल से तो नहीं कह सकते। यू बी अ गुड स्पोर्ट एंड हेल्प द स्कूल गेस्ट, आप एक पेशकश कबूल करेंगे और स्कूल के मेहमान की मदद करेंगे। जी हाँ, ये एक गुड स्टूडेंट की अलामत है कि प्रिंसिपल ने अगर कुछ काम हमें बोला है और अगर वो काम हमारे बस में है, हम अगर कर सकते हैं तो उसे हमें रिफ्यूज़ नहीं करना है, बल्कि हमें उस काम को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप भी उस स्कूल के एक मेंबर हो। तो आप क्या करेंगे? यू बी अ गुड स्पोर्ट एंड हेल्प द स्कूल गेस्ट, तो आप स्कूल गेस्ट की हेल्प करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तुम्ही खिलाडू वृत्ती दर्शवाल आणि शाळेच्या पाहुण्यांना मदत कराल। 91 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ऑलवेज, यानी किसी भी वाक्य की प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रोबेबिलिटी यानी क्या? पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी क्या? किसी भी जो कोई भी वाक्य हो सकता है या कोई भी इवेंट अगर हो सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होंगी? प्रोबेबिलिटी यानी उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होंगी। तो कोई भी काम या तो होगा या फिर नहीं होगा, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी आएंगी वो आएंगी लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 0 यानी कि वो नहीं भी हो सकता और 1 यानी कि वो हो सकता है। तो 0 to 1 के बीच में किसी भी काम के होने के चांसेस होते हैं।
92 है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल। यानी ये जो 4 ऑप्शन इनमें से 3 की स्पेलिंग रॉन्ग है और सिर्फ एक जो ऑप्शन है उसी की स्पेलिंग कैसी है, करेक्ट है, वो हमें पहचानना है। तो सेपरेट, सेपरेट में यहाँ पर मिस्टेक है, सेपरेट में ए नहीं आता। सेज, सेज में भी डबल जी नहीं आता। सक्सेसफुल में यहाँ पर डबल एस आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सिर्फ किसकी है, एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 है, इफ़ देर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इन योर स्कूल विच डिस्टर्ब द रूटीन ऑफ द स्कूल, वॉट वुड यू लाइक टू डू डील विथ सच एन अटर काउस। यानी अगर आपके स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का बहुत बड़ा मसला है जिससे स्कूल के मामूल में रुकावट आती है, इस तरह की बदनज़मी से बचने के लिए या निपटने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। यानी जर तुमच्या शाळेमधील शिस्तीची एक मोठी समस्या आहे ज्यामुळे शाळेचे वेळापत्र बिघडून जाते, तुम्हाला अशी अत्यंत गोंधळ गडबडीची स्थिती हाताळण्यासाठी काय करायला आवडेल। यू विल ड्रैश आउट द रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम, यानी आप इस मसले की वजूहात को ख़त्म कर देंगे। वो कैसे करेंगे, डायरेक्टली वजूहात को कैसे ख़त्म करेंगे हम लोग। यू विल ऑर्गेनाइज द डिसिप्लिन कमेटी विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड इम्प्लीमेंट इट्स रूल स्ट्रिक्टली, यानी आप प्रिंसिपल की इजाज़त से एक कमेटी बनाएंगे जो कि डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगी, कानून लागू करेंगी और आप उसके जो कानून है उसको स्ट्रिक्टली सख्ती से लागू करवाएंगे। या यू इंडल्ज इन वन ग्रुप ऑफ गैंगस्टर एंड ट्राई टू कंट्रोल अनदर ट्रबल मेकिंग ग्रुप विद इट्स सपोर्ट, यानी आप गैंगस्टर का सहारा लेंगे, बदमाशों का सहारा लेंगे और उनके ज़रिए जो डिसिप्लिन है, जो दुश्वारी पैदा करते हैं उन बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग। यू थिंक दैट यू आर हियर ओनली टू टीच, नॉट फॉर गार्डिंग द पीस एंड वेलफेयर। आप जो चौथा ऑप्शन है फिर से देख लेते हैं हम लोग। यू थिंक दैट यू आर हियर ओनली टू टीच, नॉट फॉर गार्डनिंग द पीस एंड वेलफेयर। आपके ख्याल में आप यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं, अमन और फलाह व बहबूदी की निगरानी के लिए नहीं हैं। तो ऐसा भी नहीं है, एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि डिसिप्लिन से लेकर ऑल ओवर जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो टीचर को निभानी होती है। तो किसी भी जिम्मेदारी से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यू विल ऑर्गेनाइज द डिसिप्लिन कमेटी विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड इम्प्लीमेंट इट्स रूल स्ट्रिक्टली, यानी आप प्रिंसिपल की इजाज़त से एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाएंगे और सख्ती के साथ इसके कवानीन लागू करेंगे। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिसिप्लिन को तोड़ रहा है या डिसिप्लिन ख़राब कर रहा है, ऐसी कमेटी पर ध्यान दिया जा सॉरी ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जा सकता है और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। 94 है, पुढील म्हण पूर्ण करा। ये मराठी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मराठी ग्रामर, मराठी कहावतें, मराठी जो भी मुहावरे हैं, समानार्थी, विरुद्धार्थी, सब आपको पढ़ना है। तो अति तिथे माती, ये सुना ही होगा, बहुत ही फेमस स्लोगन है ये। पुढील म्हण पूर्ण करा, क्या कहते हैं इसे, म्हण कहते हैं, मतलब अति तिथे उसको पूरा करना है, उसके आगे आएगा माती। 95 है, द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम इज़ दैट ही इज़, यानी क्लासरूम में उस्ताद की हैसियत का बेहतरीन बयान ये है कि वो द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, क्या वो ग्रुप का चेयरमैन है, द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, क्या वो डायरेक्टर है, वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्या खाली वो सिर्फ एक मेंबर ही है उस ग्रुप का, या द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर बी और डी सेम ऑप्शन दे दिए गए हैं, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। तो जो इसका आंसर होगा वो वही होगा, द डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। डायरेक्टर यानी क्या, जो डायरेक्शन देता है। जैसे स्कूल के अंदर टीचर क्या करते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं और बच्चे उस हिसाब से अपना जो भी काम होता है, जो भी स्टडी होती है उसको पूरा करते हैं। तो टीचर क्या हो गया, एक डायरेक्टर हो गया, डायरेक्शन देने वाला। तो उस्ताद क्या है, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप है। 96 है,
इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 30 ईयर्स इज़ लाइकली टू बी नोन एज। साल के उम्र ग्रुप के अफराद को इनफरादी तौर पर किस तौर पर माना जाएगा? 17 से 30, यानी एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, ये 17 से 30 साल की उम्र के ग्रुप के अफराद को इनफरादी तौर पर किस तौर पर जाना जाता है? ये भी नफ्सियात का या साइकोलॉजी का ही एक क्वेश्चन है, साइकोलॉजी से ही लिया गया है। तो क्या उन्हें टॉडलर कहेंगे? 17 से 30 की एज में जो लोग आते हैं उन्हें टॉडलर कहेंगे। टॉडलर का मतलब क्या होता है? जो अभी चलना सीख रहे हैं। तो ये तो 1 साल में ही क्या करते हैं, 1 ईयर में ही बच्चे चलना सीख जाते हैं। क्या उन्हें टीन एज कहेंगे? टीन एजर यानी जो 15 to 19 वाले जो होते हैं उनको टीन एज कहते हैं। सॉरी, 13 to 19 एज में जो आते हैं उनको टीनेजर कहते हैं। यंग एडल्ट, क्या इनको यंग एडल्ट कहेंगे यानी नौजवान बालिग कहेंगे, या न्यू बॉर्न कहेंगे? न्यू बॉर्न यानी जो बच्चा अभी 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 पैदा हुआ है उसे न्यू बॉर्न कहते हैं। तो ये भी तो नहीं कहेंगे इसको टीन एज भी नहीं कह सकते। टॉडलर जो चलना सीख रहा है इतनी ज़्यादा उम्र में तो चलना नहीं सीखेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? यंग एडल्ट कहेंगे, यानी ये नौजवान बालिग बच्चे कहलाएंगे। खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य कौन थे? यानी रॉन्ग पहचानना है हमको। अशुद्ध यानी क्या? गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, वो पहचानना है। तो हजार झाला, तो हजर झाला, तो हजर होता, तो हजर आहे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हजार झाला, यहाँ पे हजार दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हजार नहीं आना चाहिए था, तो हजर आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक काना होने की वजह से हज़र का हज़ार बन गया, इसके लिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। 98 है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी दिलेल्या पर्यायमधून वेगळे तो बाहेर काढा। दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश कीजिए। कैप, विग, हैट एंड शूज़। तो बहुत ही आसान है, ये तीनों जो है इनका रिलेशन किससे है? हेड से है, जबकि इसका रिलेशन किससे है? लेग या फीट से है। तो शूज़ जो है वो क्या हो गए? अलग हो गए, क्योंकि कैप भी सर में पहनी जाती है, विग भी सर में लगाया जाता है और हेड भी सर ही में पहनी जाती है। सिर्फ शूज़ जो है इसको पैरों में पहना जाता है, इसलिए शूज़ क्या हो जाएगा? इसका रॉन्ग हो जाएगा। Select the correct alternative from the given choices. How many pieces are obtained by making two parallel cuts on a cube? दिलेल्या पर्यायामधून योग्य पर्याय निवडा। एका घनावर 2 समानांतर काप केल्यावर किती टुकड़े मिळतात? यानी दिए गए अख्तियारात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। एक क्यूब पर 2 मसावी कट लगाने से कितने टुकड़े हासिल होते हैं? अब यहाँ देखेंगे, हम क्यूब निकाल लेते हैं। सपोज ये एक क्यूब है, ओके, इस टाइप का एक क्यूब है। अब क्यूब में फेसेस कितने होते हैं हम वो देखेंगे। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं। जैसे ये 1 हो गया, इसके जो सामने होगा वो 2 होगा, ऊपर वाला 3 उसके एकदम एग्जैक्ट नीचे क्या होगा? 4th वाला होगा, और ये जो नज़र आ रहा है हमको फ्रंट में ये 5th होगा, और इसके एकदम बैक साइड में ये वाला जो नज़र आ रहा है ये 6। यानी टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब में? 6 होते हैं। अब अगर इसके मसावी टुकड़े करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। यानी कितने हिस्से हो जाएंगे इसके? टोटल 3 पार्ट हो जाएंगे, या 3 टुकड़े हासिल होंगे हमको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और वो कौवे वाला जो क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है एक ही इंफॉर्मेशन के ऊपर, एक ही पैटर्न के ऊपर उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। ये वाले जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 3 या 4 क्वेश्चन पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो यानी एक ही फिगर अगर आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, 2-3 मिनट अगर इसको लग भी जाते हैं इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए, तो आपके 5 नंबर तो कम से कम फिक्स हो जाएंगे। एक फिगर के ऊपर, एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो क्या करते हैं? 4 से 5 सवाल पूछते हैं।
तो इसलिए आपको इसको 1 से 2 मिनट देना है, ध्यान से इसको ड्रॉप नहीं करना है। इस फिगर को ड्रॉ करके रखना है रफ पेज जो भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि आगे इसी के ऊपर आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला जो फिगर है हम लोगों ने पहले की वीडियोज़ में ड्रॉ किए थे। क्या है, हम एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए। ABCDEFG and H आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी वो सेंटर को फेस करके बैठे हैं 8 फ्रेंड्स। F इज़ ऑन द इमीजिएट राइट ऑफ D while B इज़ ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ E, यानी F जो है वो D के राइट में है और B जो है वो E के लेफ्ट में है। A इज़ सिटिंग अपोजिट टू नीदर C नॉर H, यानी A ना तो C के सामने है ना H के सामने है, और A इज़ नॉट नेबर ऑफ H, और A जो है वो H का पड़ोसी भी नहीं है। E एंड H आर सिटिंग एडजेसेंट टू C, और E और H जो है वो C के आजू बाजू में बैठे हैं, यानी C दोनों का पड़ोसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो जो हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कितने फ्रेंड्स है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब सबसे पहले हम ए की कंडीशन देखेंगे कि ए इज सिटिंग अपोजिट टू नीदर सी, यानी ना तो वो सी और ना ही एच के अपोजिट में है और ना ही एच के बाजू में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को ही ड्रॉ करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को ड्रॉ कर लेंगे। अगर ऐसे बनाएंगे हम लोग तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि किसके अपोजिट में क्या नहीं आना चाहिए हम इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अगर हम ए ड्रॉ करते हैं, तो अब ए के जो अपोजिट में है यहाँ पर ना हमको सी लेना है ना एच लेना है, और ना ही ए के इन दोनों बाजू में हम एच ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि ना तो उसके सामने सी है ना एच है, और ना उसके पड़ोस में एच है। तो यहाँ पर सी और एच दोनों भी नहीं आ सकता इस पॉइंट पर भी, और ये दोनों पॉइंट पर भी एच नहीं आ सकता। अब उसके बाद क्या है, ई एन एच आर सीटिंग, सॉरी फर्स्ट वाला सेकेंड वाला देखेंगे। एफ इज़ ऑन द इमीजिएट राइट ऑफ डी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी लेंगे। तो डी के राइट में, ये डी का लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो राइट में क्या है डी के, एफ है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एफ। बी इज़ ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई, और ई के अपोजिट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, बी है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बी। ये इसका है, ये इसका है, यहाँ पर आ जाएगा बी। अब सी और एच के लिए क्या कंडीशन है, ई एंड एच आर सिटिंग एडजेसेंट टू सी, यानी जो ई और एच है, ई और एच वो सी के बाजू में आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर हमको ई के बाजू में सी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सी का पड़ोसी है, और सी का पड़ोसी और क्या गिवन है, एडजेसेंट, यानी उससे लगकर कौन सा है, और एच है। अब हमारा क्या बच गया, जी, तो हमारा जी यहाँ पर आ जाएगा। यानी ए के सामने देखे हमने कि ए के सामने, ये जो ए के सामने है ना एच आया ना सी आया, और ना ही ए के पड़ोस में इन दोनों पॉइंट पर एच आया। तो जिसकी कंडीशन गिवन है कि उसके सामने या उसके पड़ोस में ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, पहले उसे ड्रॉ करना है, तो हमको ईजी हो जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी कौन सा गलत है हमको वो पहचाना है इस फिगर को देखकर। एफ इज़ टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ जी, क्या एफ जी के फ़ौरन लेफ्ट में है, नहीं, इनके बीच में जी और एफ के बीच में ए आ जाता है, यानी इमीजिएट नहीं है वो। ओके, ए इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ डी, यानी ए जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, हमको रॉन्ग पहचानना है। एच एंड डी आर सीटिंग अपोजिट ईच अदर, ये करेक्ट है, एच और डी एक दूसरे के अपोजिट में है, ये तो करेक्ट है।
F is to the immediate left of G. हाँ, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, हम लोग एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हमने यहाँ पर ए ड्रॉ कर लिए। अब क्या है, F इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D। अब यहाँ पर अगर हम D लेते हैं, मैंने पहले लेफ़्ट में ले लिया था उसको, F कहाँ पर है, इमीडिएट राइट, यानी ये उसका राइट इधर आएगा, ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट के अंदर F आ जाएगा। उसके बाद जो D है वो क्या है, B इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। तो यहाँ पर यानी हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा हमारा B, यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर आएगा D, क्योंकि D के लेफ़्ट में क्या है, B है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का C, क्योंकि इसके पड़ोस में क्या है, C है, यहाँ पर C आएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ G आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, F इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। क्या F G के फ़ौरन इमीडिएट, G नहीं, बहुत दूर दूर है, यहाँ पर G है, यहाँ पर F है, तो फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया। A इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। A राइट में नहीं है, A जो है वो लेफ़्ट में है D के, बराबर, उसका राइट ये साइड में हो जाएगा, तो उसके लेफ़्ट में A है, राइट में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। H एंड D आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। H और D अपोजिट में नहीं है, H और F अपोजिट में है एक दूसरे के, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी इस फिगर के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस कैसे हैं, रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तीनों भी गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D 1, 2 एंड 3 सभी के सभी कैसे हैं, गलत हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।